दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मैं आज पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ही नहीं बल्कि पूछे जाने वाले भी हैं, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है वीएन राव। तो दोस्तों आपको जानकारी यही होगी कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अगर यहाँ बात कही जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, जो भी सच्चे लोग होते हैं वो स्थायी नहीं हैं। इसलिए कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कौन सा बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आपको याद होगा अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर वीएन राव की बात करी जाए तो संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वो वीएन राव थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, आपको जानकारी हो गई होगी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि संवैधानिक सलाहकार जो थे वो वीएन राव थे। अगर पूछा जाए कानून का निर्माता या संविधान का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, संविधान का जनक या संविधान का पिता या कानून का निर्माता कोई भी आ जाए उसे कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए चारों ऑप्शन जिक्र हमने कर दिया, समझ में आ गए होंगे। कोई ना कोई परीक्षा में पूछा जाए उसको धड़ल्ले से मार दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20। तो दोस्तों आपको पता होगा अस्पष्टता का जो उन्मूलन है वो अनुच्छेद नंबर 17 में बोला गया है। अनुच्छेद नंबर 18 में क्या बोला गया है? उपाधियों का अंत। क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अगर 19 की बात की जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता है। किसकी है? प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। 19 अनुच्छेद नंबर 19 में किसकी स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, 17 में क्या है? अस्पष्टता का उन्मूलन है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। इसे समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों संविधान को बनने में जिन जिन संविधान तत्वों को लिया गया है, किन किन देशों से लिया गया है, उनमें से एक क्वेश्चन है एकल नागरिकता। तो दोस्तों याद रखिएगा, एकल नागरिकता की बात आ जाए और लगा दीजिएगा ब्रिटेन। क्या लगा दीजिएगा? एकल नागरिकता ब्रिटेन से है। अगर ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाए क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची ली गई है। क्या ली गई है? सूची। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो भी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर अमेरिका से पूछी जाए राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष,
तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। तो दोस्तों आपको पता होगा वोट डालने की उम्र या मतदाता बनने की उम्र जो है, वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। कितने वर्ष है? अगर 21 वर्ष की बात की जाए तो जो पंचायत का चुनाव होता है उसके लड़ने की उम्र होती है, पंचायत का चुनाव, ठीक है। अगर 25 वर्ष की बात की जाए तो आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री, सांसद आदि का आप चुनाव लड़ने के कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर 30 साल बात की जाए तो राज्यसभा के जो सदस्य की जो उम्र होती है, राज्यसभा में सदस्य का जो पद होता है उसके बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो आप 25 साल के पूरे हो जाइएगा और अच्छे से मेहनत करिए और प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करिए। इसलिए कितने उम्र होनी चाहिए? 25 साल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के कितने अंग हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 4। तो दोस्तों आपको पता होगा संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। वो भी आपको पता होगा कौन कौन से हैं? लोकसभा, ठीक है, दूसरा है राज्यसभा है, ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रपति। कौन कौन सी है? राष्ट्रपति। अगर यहाँ पे बात की जाए अनुच्छेद की तो एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, सरला। सामान्य होता संसद, संसद कितने में? 79 में, अनुच्छेद नंबर 79 में। रा माने है राज्यसभा, 80 अनुच्छेद में है, ठीक है। अगर बात की जाए लोकसभा की तो 81 अनुच्छेद नंबर 81 में क्या है? लोकसभा है। अगर राष्ट्रपति अलग से मैं जिक्र कर रहा हूँ, 52 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति। समझ में आ गया है? संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस जगह परीक्षा में पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं तो याद करिएगा 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है तिहरी नागरिकता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत में जो है नागरिकता आपको एक ही प्रकार से मिल सकती है, एकल नागरिकता है। आप कहीं भी रहिए, आप भारत का ही नागरिक कहलाएंगे। किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी जिला में जाइए, आपको पूर्ण रूप से आज़ादी, कहीं भी रहिए, कहीं भी व्यापार करिए, कहीं भी कुछ भी करिए, आपको फुल आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। इसलिए कौन सी आपको नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा। दोस्तों का सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए और सब्सक्राइब करिए। जो इसमें आपको लोग कंजूसी करने लगते हैं, दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल उपबंध किस देश से लिया गया है? दोस्तों अगर बात की जाए आपातकाल उपबंध की तो लगाइएगा जर्मनी। कौन सा लगाइएगा? आपात कहाँ से लगाएंगे? जर्मनी से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से मैंने अभी बताया था समवर्ती सूची ली गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैच ज़्यादा जीतती है इसलिए कहा उसने हमारी सूची बना दीजिए। तो उससे याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, याद रखिएगा। और आपातकाल पूछा जाए जर्मनी से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चौथा इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना आ गया तो दोस्तों आप बाजी मार ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं 100% किसी को नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जिसके साथ एलिमिनेट करना भी आप सीख जाएं और आप परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन मिल ही जाती है। दोस्तों लगे रहिए। मैं भी 5-6 साल स्ट्रगल करके ही गवर्नमेंट सेक्टर में आया हूँ।
बिहार सरकार में आजकल सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी लगिए, कहीं ना कहीं सेवा देने का अवसर आपको भी मिलेगा। अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और अपने सपने को साकार करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल की देन किसकी है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूएसए, चौथा है भारत। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो शून्यकाल की देन है और भारत देश की देन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्षेत्रफल में भारत में नंबर 1 पर चल रहा है इसमें राजस्थान। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसकी एरिया जो है मध्य प्रदेश की है वनों में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है आज तक। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वन का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी 17 में क्या बताया है, अस्पष्टता का अंत है, अनटीचेबिलिटी है। ठीक है, अगर 19 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत है, याद रखिएगा। अनुच्छेद आपकी ज़बान पर नागिन डांस करना चाहिए। अगर 19 की बात की जाए प्रेस की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाइए कुछ भी बोलिए, प्रेस की स्वतंत्रता है। अगर अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो है विधि के समक्ष समानता है। क्या है? विधि के समक्ष समानता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 14। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है संसद, चौथा है राष्ट्रपति। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षक पूछा जाए तो ऑप्शन को टिक करिएगा, न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालिका, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा है उपराष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन काट दीजिए, पहले एलिमिनेट कर दीजिए। प्रधानमंत्री का इसका कोई जिक्र करता ही नहीं है, उपराष्ट्रपति की इसके पास भी कोई चर्चा नहीं होती है, इसलिए कौन होगा इसका मुख्य जिम्मेदार? वो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो आहूत होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसे अगर रखने की बात करेगा, नियुक्ति की बात करेगा या हटाने की बात करेगा, सबका अधिकार जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास है, मतलब राष्ट्रपति के पास है। जो समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एक आदिवासी जनजाति आदिवासी जो महिला है, प्रथम आदिवासी महिला की बात करेगा तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को नियुक्ति की प्रक्रिया और उसे हटाने का जो अधिकार है उसे राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 530,
दूसरा है 550, तीसरा है 545, तीसरा है 552। तो दोस्तों अगर कुल बात की जाए तो 550 अगर लोकसभा वर्तमान सदस्य संख्या पूछ रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा 545 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया सवाल है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, इसलिए 545 को टिक करिएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है कानून मंत्री। तो दोस्तों अगर भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा जाए वो लगाइएगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? तो लिखिएगा अनुच्छेद नंबर 76 में आर्टिकल में है। किस आर्टिकल में है? 76। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। विधि का अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो होता है 76 में है अनुच्छेद संख्या से ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किससे लिया गया है? पहला है सोवियत संघ से, दूसरा है कनाडा से, तीसरा है जर्मनी से, चौथा यूएसए से। तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो सोवियत संघ या रूस को लगाइएगा। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा तो यूएसए के पास जाइएगा, अमेरिका के पास मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को सही करिएगा। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है या रूस से लिया गया है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? पहला है संघ एवं राज्य का, दूसरा है दल बदल का, तीसरा है भाषा का, चौथा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों का। तो दोस्तों अगर पूछा जाए भारतीय वर्तमान समाज जो है, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो याद रखिएगा 12 अनुसूची। कितनी है? 12 है। ठीक है, आपको ट्रिक से याद कराऊंगा मैं 12 सूची, आपकी ज़ुबान पर नागिन डांस करेगा। ठीक है, अगर चैनल से लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही आपको मैं लौटाऊँगा, ऐसे नहीं जाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अगर संघ राज्य की बात करेगा तो अनुसूची नंबर 1 में है। अगर दल बदल की बात करेगा तो अनुसूची नंबर 10 को लगाइएगा। 10 बहाने के करके ले गई दिल, 10 से हो जाएगा दल बदल। अगर भाषा की बात करेगा तो 8वीं में भाषा है। ठीक है, और 9वीं में क्या है? भूमि सुधार है। अगर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों की बात करेगा तो अनुसूची नंबर 6 को लगाइएगा। ठीक है, आपको सही समझ में आ गया हो गया। तो भाषा की अगर बात करेगा तो अनुसूची नंबर 8 के पास क्या हो जाएगा? भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों अनुसूची का मैं भी एक सेशन लेकर आऊँगा, छोटा सा प्रमुख अनुसूची मैट्रिक से याद कराऊँगा, आप लोग देखना ना भूलिएगा, अनुसूची और भाग। ठीक है, अगले कुछ टॉपिक पे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? 79 की अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 52 में है। तो आपको दोस्तों पता होगा संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी मैंने इसका जिक्र किया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सरला को याद रखिएगा। सा माने होता सरला, मतलब 79 में जाइएगा। रा माने होता राज्यसभा 80 के पास जाइएगा, और रा माने लोकसभा 81 के पास जाइएगा, राष्ट्रपति 52 के पास जाइएगा। अगर राज्यसभा की बात कर रहा है, इसे किसके पास जाएंगे? 80 के पास, अनुच्छेद नंबर 80 के पास जाएंगे। 79 में किया गया है, संसद की बात 79 में कही गई है, राज्यसभा 80 में बात की गई है, और लोकसभा 81 में बात की गई है, और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद नंबर 52 में की गई है। ठीक है, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक करिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है और लोग गलत कर बैठते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति,
चौथा है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों अगर कहा जाए भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो याद रखिएगा जगदीश धनखड़ जी हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन का आखिरी सवाल था। दोस्तों सेशन कैसा लगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बांटिएगा। इसी के साथ मैं आगे से इस श्रृंखला बढ़ाता रहूँगा और आपकी जीएस, मैथ, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है मैं इसको मजबूती से लाता रहूँगा और आपके कंपटीशन में एक रामबाण साबित होगा। याद रखिएगा, चैनल से अगर लगे रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको मैं बनाकर छोड़ूंगा, इसलिए वादा है। चैनल से लगे रहिए, जान लगा दीजिए, फिर जाने दीजिए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। मैं अगली क्लास में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, अब थैंक यू।